गुड इवनिंग स्टूडेंट्स कैडेट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है कैडेट्स पॉइंट एकेडमी के प्लेटफॉर्म में। मैं मारुति नंदन सिंह आप सबके साथ आज एनडीए के पेपर का विश्लेषण करने और सीडीएस के पेपर को विश्लेषण को लेकर आया हूं। फिलहाल अभी हम यहां अपने प्लेटफॉर्म में सीडीएस का जो जीएस का सेक्शन था उसमें जितने भी जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के क्वेश्चन आए थे, उन सब के बारे में हम यहाँ पे विश्लेषण करने आए हुए हैं और यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि उनका राइट और एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा था। और ये भी देखेंगे कि जो चीजें मैंने क्लास में पढ़ाई थी वहां से लगभग 70% क्वेश्चन किस तरीके से डायरेक्टली पूछे गए हैं या स्टेटमेंट वाइज देकर के पूछे गए हैं। लगभग 10 से 15 मिनट लेट हो गया मैं, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप सभी से मैं सॉरी कहना चाहूंगा। लेकिन बेटा विश्लेषण में थोड़ा सा टाइम लगता है, जल्दबाजी में जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर लेकर के आते हैं और सिर्फ आंसर ही नहीं, आंसर के साथ साथ कौन सा आंसर है और उसका रीजन क्या है वो भी यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम आंसर के साथ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो आंसर बुकलेट बेसिकली क्वेश्चन बुकलेट है वो क्वेश्चन बुकलेट बी सीरीज की है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी पढ़ के आपको बताऊंगा और उसके आंसर कौन से होंगे उन्हें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए अभी यहाँ पे हम फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आप यहाँ पे देखिए कि पहले क्वेश्चन में कहा गया है वनस्पति कोशिकाओं में आरएनए कहां विद्यमान होता है। बेटा इस प्रश्न में अगर आप देखें तो यहां पे जो है इस क्वेश्चन में जो है जो पूछा गया है वो कौन सी सेल के बारे में पूछा गया है, प्लांट सेल के बारे में पूछा गया है। और मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में अगर आरएनए की बात किया जाए, डीएनए आरएनए की हम बात करते हैं तो डीएनए आरएनए जैसी चीजें न्यूक्लियस या केंद्रक में तो पाई ही जाती है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती हैं, उसके अलावा राइबोसोम में भी होगा और इसके अलावा हरित लवक या जिसे आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं उसमें भी पाया जाएगा। तो यहां पे अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है, इस डी ऑप्शन में केंद्रक, कोशिका द्रव्य, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो बिल्कुल सही आंसर बेटा कौन सा होगा। जब मैंने सेल वाला टॉपिक पढ़ाया था तो आपको यह भी बताया था कि क्लोरोप्लास्ट जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है उसमें भी डीएनए आरएनए उपस्थित होगा, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो यहां पे ये आंसर क्लियर हो रहा था, बिल्कुल आसान सा आंसर था इसका कि केंद्रक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और राइबोसोम, इन सभी में जो है आरएनए पाया जाता है। आरएनए नहीं बल्कि बेटा मैंने आपको यह भी बताया था कि इनके अलावा डीएनए भी पाया जाता है। ये सारी चीजें हमने क्लास के दौरान ही बहुत अच्छे से पढ़ी थी। तो यहां पे पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा था घास में इंटर कैलरी मेरिस्टेम यानी अंतर्वेशी विभाज्योतिक सामान्यता कहां पर स्थित होता है। बेटा मेरिस्टेमिक सेल्स की बात कर रहा है या टिश्यूज की बात कर रहा है, यानी यहां पे विभाज्योतिकी ऊतकों की बात कर रहा है। और आप जानते हैं कि जहां पे विभाज्योतिकी ऊतक होते हैं वहां पे वृद्धि होगा, पौधे के उस भाग में वृद्धि या विकास देखने को मिलेगा। यहां पे अंतर्वेशी विभाज्योतक की बात कर रहा है यानी इंटर कैलरी मेरिस्टेम की बात कर रहा है। और यहां पे अगर देखा जाए तो अगर आप पौधे में देखें तो पौधे का जो तना वाला भाग होता है, तने में पर्व और पर्वसंधियां पाई जाती है और पैटियोल जिसे आप पर्ण डंठल कह देते हैं वो पाया जाता है। इन सारे भागों में सामान्य तौर पर ये ऊतक पाए जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि तने का जो पार्श्व भाग होता है, यानी तने का जो बेसिकली पार्श्व भाग होगा या लैटरल साइड ऑफ स्टेम जो होगा वहां पे इस तरीके का टिश्यू पाया जाएगा। तो यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर तीसरा क्वेश्चन देखें तो तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है पौधे में जल के ऊर्ध्वमुखी चालन के लिए जाइलम एक प्रकार का सम्मिश्र ऊतक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम ऊतक जीवित कोशिकाओं से बना होता है। बेटा यहां पे आपको पता है कि दो टाइप के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज या जटिल ऊतक पादप में पाए जाते हैं, एक तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है या खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है। अब वास्तव में यहां जाइलम की बात कर रहा है और आपसे पूछा है कि कौन सा जाइलम ऊतक जीवित कोशिकाओं से बना होता है, यानी विच टाइप ऑफ जाइलम, किस तरीके का जाइलम जो है वो लिविंग सेल से बना होता है। मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था, यह बिल्कुल ट्रिक था बेटा। आपको पता है पैरेनकाइमा जो है, पैरेनकाइमा जीवित कोशिकाओं का बना होता है। और तो यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा, जाइलम पैरेनकाइमा यानी जाइलम मृदूतक। क्योंकि बेटा दृढ़ूतक जो है वो लिविंग सेल नहीं होंगी, जो मृदूतक होता है या पैरेनकाइमा होता है वो
वो जीवित कोशिकाओं का बना होता है। तो बहुत ही आसान सा आंसर था यहाँ पे जाइलम मृदुकक यानी जाइलम पैरेन्काइमा बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी तीसरे का जो सी वाला ऑप्शन है दैट इज राइट, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर यहां पे देखेंगे कि साइंस में बेटा जो यहां पे इस पेपर में 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर वाला प्रश्न जो है वो विज्ञान का प्रश्न है और बेसिकली केमिस्ट्री का प्रश्न है। यहां पे क्या दिया है, सोडा अम्लीय प्रकार के अग्निशामक का रासायनिक संगठन क्या होता है। यानी यहां पे कह रहा है कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। यानी आप आग बुझाने वाला जो अग्निशमक होता है उसका एक टाइप दिया है, प्रकार दिया है, जिसका नाम दिया है सोडा एसिड। मैंने आपको बताया था कि सामान्य तौर पर जो अग्निशमक यंत्र होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और जब भी बात करेगा सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की, यानी यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही साथ एक अम्लीय चीज भी उपस्थित होगी। और ये मैंने क्लास में भी आपको बताया था बेटा कि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 होगा। तो यहां पे देखिए सी ऑप्शन में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल। तो यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, CO2 प्लस H2SO4 का सॉल्यूशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन होगा यहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यहां पे जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें प्रश्न में क्या कह रहा है, ये भी केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। ये लगभग क्वेश्चन सारे ऐसे लग रहे हैं जो मैंने क्लास में डिस्कस किए, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिया है, देखिए पहला कथन क्या कह रहा है, अब इसमें क्या कह रहा है, पहले वाले में कह रहा है, लेकिन पहले में कह रहा है सांद्रित नाइट्रिक अम्ल के घोल को तनुकृत करते समय आयनों के सांद्रण में वृद्धि होती है। यहां पे कह रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है, उस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट किया जाए, तो डाइल्यूट का मतलब सीधा सा है कि इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था कि दो तरीके का विलयन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट, सांद्र और तनु। अगर तनु की बात हो रही है इसका मतलब उसमें जल को मिलाया जा रहा है। तो यहां पे कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल में जल को मिलाया जाए तो फिर क्या होगा। पहला कह रहा है कि जो H3O आयन है उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। तो अगर जल मिलाएंगे तो जल मिलाने पर सांद्रता घटती है, बढ़ती नहीं है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है सांद्रित अम्ल में जल धीरे धीरे मिलाना चाहिए। 10 बार मैंने बताया है कि अगर अम्ल है तो अगर सांद्र अम्ल है, कॉन्सेंट्रेटेड अम्ल है, तो उसमें जल नहीं मिलाया जाता है, बल्कि क्या करते हैं, जल में धीरे धीरे अम्ल को मिलाते हैं। क्या करते हैं, जल में धीरे धीरे अम्ल को मिलाते हैं। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, सिर्फ तीसरा वाला सही है बेटा, सिर्फ तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल 3, ओनली 3। यहां पे जो होगा ओनली 3 होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पे कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहां पे 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीएच फॉर द गिवन सब्सटेंस। यानी दिए गए पदार्थों के लिए पीएच मान का सही क्रम कौन सा होगा। ठीक है, अब आप देखिए कि इनमें से अगर 4 चीजें दी गई हैं, यानी एक तो लेमन जूस दिया गया है, नींबू का रस, फिर ब्लड दिया गया है, कॉफी दिया गया है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया गया है। तो इनमें से हम देखते हैं कि जो लेमन जूस है वो उसमें साइट्रिक एसिड होगा जो एक तरीके का अम्ल है और उसका पीएच मान बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो पहले कौन सा आएगा, लेमन जूस आएगा। फिर उससे ज्यादा पीएच मान किसका होता है, कॉफी का, क्योंकि कॉफी का जो पीएच मान है वो लगभग 5 के आसपास होता है ब्लैक कॉफी का, और वो भी अम्लीय होता है। तो यहां पे नींबू के रस के बाद कॉफी आएगा और फिर कॉफी के बाद ब्लड, क्योंकि ब्लड लगभग हल्का क्षारीय होता है, 7.4 के आसपास इसका। ये सारी चीजें मैंने क्लास में पढ़ाई हैं, आपको याद होगा। तो यहां पे इसके बाद ब्लड आ जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूरी तरीके से क्षारीय पदार्थ है, बेसिक है, तो इसका पीएच मान सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पे बेटा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी वाला ऑप्शन यहां पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है एनोडीकरण की प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब एनोडीकरण में होता क्या है, तो एनोडीकरण की अगर मैं बात करूं यानी एनोडाइजिंग प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो एनोडाइजिंग के प्रोसेस में होता क्या है कि सबसे पहली बात तो ये प्रक्रिया सामान्य तौर पर एल्यूमिनियम में कराई जाती है, लेकिन सिर्फ एल्यूमिनियम में ही नहीं, एल्यूमिनियम के अलावा जैसे मान लीजिए इटानियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इटानियम और मैग्नीशियम या फिर आयरन जैसी धातुओं में भी, इन धातुओं में भी एडोनीकरण की प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि एल्यूमिनियम का जो संक्षारण प्रतिरोधी है वो बनता है। ठीक है, यानी एल्यूमिनियम का जो है कोरोजन रेजिस्टेंस है उसका निर्माण होता है। तो यहां पे पहला सही, यहां पे आप देखिए पूछा है कौन सा गलत है, तो पहला सही है, दूसरा सही है ना, और ये जो है वायुयान में बेसिकली यौन बनाने में या एयरक्राफ्ट बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो ये चौथा भी सही है। सही कौन सा नहीं है, तीसरा सी वाला सही नहीं है। और बेटा इसमें यही पूछा था कि कौन सा सही नहीं होगा, तो यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी वाला होगा, सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि नैप्थलीन बर्न्स विद अ येलो सूटी फ्लेम, दिस इज बिकॉज, यानी अगर नैप्थलीन को जलाया जाता है तो नैप्थलीन को जलाने पर आपको पीले रंग की लौ प्राप्त होती है, ऐसा क्यों होता है। देखिए नैप्थलीन की बॉल को अगर जलाया जाए तो नैप्थलीन जलाने पर अगर आप देखते हैं तो अगर नैप्थलीन का कंबशन किया जाए या उसे बर्न किया जाए तो इसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। कुछ पार्टिकल्स इसके जो नहीं जलते हैं या जल नहीं पाते, बर्न नहीं हो पाते, वही फाइनली येलो कलर की फ्लेम प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। तो यहां पे आंसर आप देखिए क्या दिया गया है, ऑप्शन इसमें से बिल्कुल सही आंसर बेटा कौन सा होगा, अपूर्ण दहन, इनकम्प्लीट कंबशन। मैंने अभी आपको बताया कि पार्टिकल्स का जब पूरी तरीके से दहन नहीं होता है तो बचे हुए जो पार्टिकल है वही येलो कलर की फ्लेम प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो यहां पे 13 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा यहां पे सामान्य विज्ञान से जो दिया है, 14वां प्रश्न है इस सीरीज में, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी केमिस्ट्री का प्रश्न है, मेटल ऑक्साइड से रिलेटेड प्रश्न है, ये मैंने क्लास में पढ़ाया, अगर आपको याद हो, फेरस ऑक्साइड जिसे आप क्या कहते हैं, जंग कहते हैं बेटा, Fe2O3, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है Fe2O3 की एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी अगर फेरस ऑक्साइड Fe2O3 की क्रिया एल्यूमिनियम से कराया जाए तो क्या होगा, उससे रिलेटेड यहां ऑप्शन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं और चूज करना है। बहुत ही आसान है कि यहां पे अगर आप आंसर को देखेंगे तो बेटा यहां पे आप देखिए पहला कह रहा है यह थर्माइट अभिक्रिया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फेरस ऑक्साइड या Fe2O3 की क्रिया जब एल्यूमिनियम से कराई जाती है तो इस प्रक्रिया को ही थर्माइट अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। फिर मैं यहाँ पे बेटा जो प्रोडक्ट या एनर्जी रिलीज होती है, जनरली रेलवे ट्रैक जब बनाए जाते हैं तो रेलवे ट्रैक्स की पटरियों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे आप देखिए कि वेल्डिंग में दिया है तो ये वाला भी बिल्कुल सही है, बाकी ये दोनों बेटा बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहां पे सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर होंगे इसके लिए। ठीक है, बहुत ही कम टाइम है इसलिए मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने क्लास में बेटा आपको बताई थी, बिल्कुल क्लास में सारी चीजें बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, एक एक करके सारी चीजों को हमने क्लास में डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो सामान्य विज्ञान के पोर्शन से यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर, एक बार मैं देख लेता हूं कौन सा प्रश्न है, और यहां से क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 जो दिया गया है बेटा वो भी यहां से रिलेटेड है बिल्कुल। और अब हम आ गए हैं बायोलॉजी से सेक्शन में, जहां पे कमाल होने वाला बेटा, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बायो का ऐसा है सीडीएस में जो मेरी क्लास का ना हो। जिन बच्चों ने पढ़ा है नोट्स मिला के देख लेना, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है बायो का जो मेरी क्लास की नोट से ना आया हो। क्वेश्चन नंबर 98, अभी मैं 99, इसे अभी मैं प्रूव भी कर दूंगा, आपको समझ में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 नर्वस सिस्टम का है, तंत्रिका तंत्र का प्रश्न है। इसमें कह रहा है शीघ्र और दक्ष अनुक्रिया के लिए
प्राणियों में प्रतिवर्त चाप, यानी ये बात कर रहा है रिफ्लेक्स आर्क की, विकसित होते हैं। निम्न में से कौन सा अनुक्रम प्रतिवर्त चाप को सटीक रूप से निरूपित करता है? यानी इस क्वेश्चन में बेटा नर्वस सिस्टम के लिए पूछा गया, रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहा है। और मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्स एक्शन, एक्शन के अगेंस्ट जो प्रतिक्रिया होगी, यानी प्रक्रिया के विरूपित जो प्रतिक्रिया होगी, रिफ्लेक्स की बात कर रहा है। तो रिफ्लेक्स में क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। यहां पे सबसे पहले रिसेप्टर्स जो होते हैं यानी ग्राही, वो सेंसेशन को रिसीव करते हैं और रिसीव करके किसको पहुंचा देते हैं? सेंसरी न्यूरॉन को पहुंचाने का कार्य करते हैं, यानी संवेदी न्यूरॉन को पहुंचाते हैं। फिर ये संवेदी न्यूरॉन्स उसे ब्रेन को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी मस्तिष्क में पहुंचाते हैं। और मस्तिष्क से वो जो डिसीजन बनता है, वो डिसीजन फाइनली स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कहां पे पहुंचता है? प्रेरक न्यूरॉन के पास पहुंच जाता है, यानी मोटर न्यूरॉन में पहुंचता है। और फिर मोटर न्यूरॉन से बॉडी के पार्ट्स में पहुंचता है, जहां से एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो बेटा सही कौन सा होगा? बी वाला, पूरा डायग्राम के साथ क्लास में पढ़ाया था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 हर एक बायो का क्वेश्चन मेरी नोट से है, मेरी क्लास के लेक्चर से है। देखिए आप, इसमें कह रहा है थायरॉक्सिन बनाने हेतु थायराइड ग्रंथि के लिए निम्न में से कौन सा अनिवार्य है? यह बात कर रहा है बेटा थायराइड ग्लैंड की। और मैंने आपको बताया था गले में जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में थायराइड ग्लैंड है, वहां पे आयोडीन जरूरी है। आयोडीन के कारण ही थायरॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। अगर इसकी कमी हो गई तो घेंगा, ग्वाइटर डिजीज हो जाती है, गलसुआ हो जाता है, जिसे आप जानते हैं। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा? आयोडीन होगा, बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 101 101 देखते हैं। ये भी क्लास का ही क्वेश्चन है, जो बच्चे पढ़े होंगे क्लास में अभी समझ में आ जाएगा। इसमें कह रहा है किसी धावक को दौड़ने के बाद उरु पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, या निम्नलिखित में से किसके संचय या स्टोरेज के कारण होता है? मैंने आपको बताया था जब बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं या जिम में एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी कोशिकाओं में बेसिकली अनॉक्सी श्वसन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और इसी लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण दर्द का अनुभव होता है। बिल्कुल सही आंसर बेटा ये वाला होगा, लैक्टिक एसिड। किसी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 102, सीधे मेरे क्लास का क्वेश्चन है बेटा, अभी देख लो आप। किसी धूप वाले दिन एक पौधे से एक पत्ती तोड़ी गई और उसे 2 मिनट के लिए उबलते पानी में रखा गया। कंफ्यूज करने के लिए बड़ा कर दिया था, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है। पत्ती तोड़ा, उबलते हुए पानी में डाल दिया, क्या होगा? सेलुलोज डिकम्पोज हो जाएगा, बताया था ना। चलो, उसके बाद उबलते अल्कोहल में डाल दिया। अब अल्कोहल में डालेंगे बेटा तो हरे रंग की जो पत्ती भूरी हो गई थी, क्या हो गई थी? ब्राउन कलर की हो गई थी, वो ब्राउन कलर की पत्ती हो जाएगी। अब उसे आयोडीन में डाल दिया, आयोडीन में डाल देंगे बेटा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? नीला। बताया था ना, नमक में आयोडीन है, पानी डालते ही नीला कलर मिलता है। तो सही आंसर बेटा नीला। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, फटाफट आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 103 सीधा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का है, क्लास में पढ़ा चुका हूं, देख लेना नोट्स। कह रहा है यदि मानव रुधिर की लाल कोशिका, यानी बात कर रहा है बेटा आरबीसी की, लाल रुधिर कणिकाओं की, आरबीसी को पृथक कर लिया जाए, यानी ब्लड से आरबीसी को अलग करने की बात कर रहा है, और फिर उसे सामान्य लवण के घोल में डाल दिया जाए, यानी सॉल्ट के विलयन में डाल दिया जाए, ठीक है। तो आरबीसी क्या होगा बेटा? आपको पता है सॉल्ट के विलयन में अगर आरबीसी को डालेंगे, आरबीसी जीवित कोशिकाएं हैं, और अगर उसे लवण में डाल देंगे तो आप जानते हैं सॉल्ट में अगर किसी भी जीवित कोशिका को डाल दिया जाए सामान्य तौर पर तो उसमें श्रिंक होता है। कभी सॉल्टी विलयन में अपना हाथ डाल के देखना, त्वचा श्रिंक कर जाएगी। इसका मतलब बेटा सीधा सा हो गया, सिकुड़ जाएगी। क्या होगा? सिकुड़ जाएगी। सीधा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी ज्यादा फंडा नहीं है, सब कुछ क्लास में पढ़ा हुआ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 104, ये रहा, बहुत ही बढ़िया। यकृत, लीवर की बात कर रहा है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा है। आ जाओ, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस, बाइल जूस की बात कर रहा है। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बाइल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? पित्त के संबंध में। पहला कह रहा है पित्त में लिपिड के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। आपको पता है बाइल बेसिक होता है, क्षारीय होता है, उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता, इसलिए वो पाचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। और इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है, यही तो ढूंढना है। तो पहला वाला ही तो सही नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो पहला ही सही हो गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 105 में, बहुत ही बढ़िया, ये भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का है, यानी ब्लड प्रेशर का है। सिस्टोल और डायस्टोल की बात कर रहा है, 120 और 80 की बात कर रहा है। इसमें कह रहा है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 mmHg होता है।
ठीक है, ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती है। तो मैंने आपको बताया था ना, एक सिस्टोल हर एक डायस्टोल है। सिस्टोल 120 किसे प्रदर्शित करता है बेटा, तो ये किसे प्रदर्शित करता है, निलय संकुचन को, और दूसरा किसे, निलय विश्रांति को, यानी वेंट्रिकल, वेंट्रिकल ये दर्शाएगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को, और वेंट्रिकल किसको दर्शाएगा, रिलैक्सेशन को, क्योंकि सिस्टोल का मतलब ही होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब ही होता है रिलैक्सेशन। ये तो आंसर क्वेश्चन में ही था बेटा, पहला वाला ही बिल्कुल सही होगा, 105 का पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला वाला। अगला प्रश्न आप देखते हैं, क्वेश्चन अगले प्रश्न देखा आपने, बायो में कितना मजा आ रहा था सॉल्व करने में। अगला अब 111 नंबर क्वेश्चन ये आ गया बेटा, केमिस्ट्री का प्रश्न, ये भी बहुत आसान सा है, ध्यान से देखिए। वायु में मैग्नीशियम रिबन के जलने से संबंधित, मैंने आपको मैग्नीशियम रिबन पढ़ाया था और बताया था कि जब मैग्नीशियम रिबन एयर की उपस्थिति में जल रहा है, वायु का मतलब सीधा सा है कॉन्सेप्ट ऑक्सीजन का, अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ये जलता है तो ये जलेगा, तो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है, सीधी सी बात है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है, और इसके साथ ही साथ यहां पर क्या होगा कि दहन की अभिक्रिया, बिल्कुल बर्निंग है, ये दहन है, तो ये पहला और दूसरा सही है। अब यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, मैंने पहले ही आपको बताया था, तो यहाँ पे आंसर होगा ओनली 1 एंड 2, केवल 1 और 2 सही होगा। इसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। 112 में रिएक्शन दिया है, देखो सीधी सी बात है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करा रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हीट एनर्जी या ऊष्मा रिलीज हो रही है। चूने में अगर पानी को डाल दो तो वो उबलने लगता है, उसमें से गैस बाहर निकलती है, हाथ डाल दो तो जल जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिससे पुताई वगैरह किया जाता है, वही सीधी सी चीज है। अब यहाँ पे कह रहा है कौन सा सही है, बिना बुझे हुए चूने का प्रयोग, नहीं बेटा ये वाला गलत है, बिना बुझा चूने का प्रयोग नहीं किया जाता है, बुझे हुए चूने का प्रयोग पुताई में किया जाता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा बुझे हुए चूने के घोल का प्रयोग दीवार की पुताई के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर यहां पे अगर आप देखें, यहां पे अगर आप देखेंगे तो बेटा बिल्कुल सही आंसर जो आपको मिलेगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा आप, बिल्कुल सही आंसर जो मिलेगा यहां पे कह रहा है, 4 स्टेटमेंट ये है। चौथा देख लो आप, बुझा चूना किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, तो यहाँ पे जो है सही वाला पूछा है, तो ये भी सही है। यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे चौथा भी सही है, और इसके साथ ये वाला दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मंद गति के साथ अभिक्रिया करता है, क्लास में सब पढ़ाया, ये भी सही है, ये भी 2 वाला गलत है। तो बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखें बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 3 और 4, 1, 3 एंड 4। सॉरी एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ये वाला मैंने बताया था ना गलत है, तो 2, 3, 4। अब इसमें से फाइंड आउट कर लेते हैं, एक बार करेक्शन कर लेते हैं, रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन मांग रहा है, थोड़ा सा इसमें हम करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर ऑप्शंस की बात करें हम, बिल्कुल यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन देखेंगे बेटा, यहां पे 112 का, हाँ 112 का यहां पे अगर हम देखें तो ये तीसरा सही है, चौथा सही होगा यहां पे, ठीक है, और यहां पे हाँ पहला, ठीक है, तो ये 1, 3, 4 ये सही होगा, ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं 113 नंबर, क्वेश्चन नंबर 113, 113 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा था आपसे, इसमें ये कह रहा है कि Which of the following statement with regard to heating of lead nitrate powder over a flame are correct? यानी ज्वाला पर लेड नाइट्रेट चूर्ण के तापन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। लेड नाइट्रेट को अगर गर्म किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा ये पूछा गया है। तो लेड नाइट्रेट को अगर गर्म किया जाता है तो क्या होगा ये आपसे पूछा है, यानी इनमें से कौन सा सही होगा ये आपसे पूछा है। देखो इसमें पहले हम कह रहा है एनओ का फॉर्मेशन होगा, तो बेटा अगर लेड नाइट्रेट को PbNO3 को अगर आप गर्म करेंगे तो रिएक्शन में बेटा ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक है, जो एक तरीके की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो 2, 3 और 4 सही है, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, निम्न में से कौन सी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है।
तो जैसे ही सोडा की बोतल को खोलते फक से बाहर आता है गैस, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। रेंसिडिटी भी होगा, दहन या कंबशन भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। क्लास में भी बताया था मैंने आपको, लोहे पे जंग लगना एक तरीके का ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया नहीं है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं है जंग लगना। तो यहां पे पहला कौन सा हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से लगभग जितने भी नंबर ऑफ केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस का विश्लेषण मैंने कर दिया है। इसके बाद अभी थोड़ी देर बाद हम लोग एनडीए के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। सारे बच्चे कैडेट्स पॉइंट एकेडमी के साथ जुड़े, सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू वेरी मच।